नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे दिल्ली के उस जादुई बजट की जिसने विकास की नई लकीर खींच दी है। लेकिन इसी के साथ आज हम बात करेंगे उस हरीश राणा की जिसकी 13 साल लंबी जंग आज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई है। इसके बाद नजर डालेंगे सरहद पार मचे उस घमासान पर जहां डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच की तनातनी ने भारत के पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगा दी हैं। और आखिर में आपको रूबरू कराएंगे गोरखपुर के उस फर्जी कलेक्टर से जिसने यूट्यूब देखकर आईएएस बनने का ऐसा स्वांग रचा कि एक परिवार की खुशियां और 30 लाख रुपए खाक हो गए। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान का सीज फायर प्लान ईरान ने किया खारिज। यूएस की तरफ से तेहरान को सौंपी थी 15 शर्तें। हरीश राणा का हुआ अंतिम संस्कार, मां बाप ने नम आंखों से दी विदाई। बीजेपी पार्षद के बेटे ने किया नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, वीडियो किए वायरल। नित्यानंद राय ने राज्यसभा में पेश किया सीएपीएफ बिल, विपक्ष ने किया विरोध। यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट का फैसला, अब मुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर। रामनवमी पर योगी सरकार का फैसला, 26 के साथ अब 27 मार्च को भी रहेगा अवकाश। हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, इजरायली वॉर प्लेन पर दागी मिसाइल। सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार, सर गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। सोना आज फिर 1,44,000 के पास, चांदी के रेट में भी भारी उछाल। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1,205 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,300 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे अपने पहले मुद्दे के बारे में। बीते दिन दिल्ली की राजनीति और विकास के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में जो पिटारा खोला है उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। 1,03,700 करोड़ रुपए का ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि 21वीं सदी की आधुनिक और ग्रीन दिल्ली का ब्लूप्रिंट है। खीर की मिठास से शुरू हुआ ये सफर अब दिल्ली वालों की जिंदगी में नई रफ्तार भरने को तैयार है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक बजट की वो बड़ी बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने लगातार दूसरी बार बजट पेश कर साबित कर दिया है कि उनकी सरकार स्पीड, स्केल, स्ट्रेंथ और स्केल पर टिकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में 1,03,700 करोड़ रुपए का वो जादुई बजट पेश किया है जिसने दिल्ली की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल कर रख दी है। ये बजट सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं, ये दिल्ली के हर छात्र, हर महिला, हर कारोबारी के सपनों की उड़ान है। आपको बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में रेखा गुप्ता सरकार ने डिजिटल और फिजिकल दोनों मोर्चे पर छक्का मारा है। इसके अलावा बजट में किन किन क्षेत्रों में विकास का ऐलान किया गया है, आइए वो भी जान लेते हैं। सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की हर छात्रा को फ्री साइकिल मिलेगी। 10वीं के होनहार को फ्री लैपटॉप मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र के लिए 19,148 करोड़ रुपए का आवंटन है। बजट का 21% हिस्सा सीधे पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम। नवजात शिशुओं की 56 प्रकार की फ्री जांच। महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक मदद। जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक सरकार उठाएगी बेटी की पढ़ाई और भविष्य का खर्चा। विकास के पहले चरण के लिए 300 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज। दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ का फंड। पहली बार नगर निगम को 11,666 करोड़ की ऐतिहासिक मदद। शहरी विकास और आवास के लिए 7,887 करोड़ रुपए का बजट। ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए 500 करोड़ से अधिक का बजट। तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान। हर विधायक के इलाके में विकास के लिए 350 करोड़ नया सचिवालय बनाएगी दिल्ली सरकार। दिव्यांग जन वर्ग के लिए 5,921 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का ये बजट विकास, हरित पहल और शहरी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक संतुलित प्रयास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बेहद कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल
हाउसिंग प्रोजेक्ट से दिल्ली के बाहरी इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें और डिमांड दोनों बढ़ेंगी। वहीं बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने एक नई और भव्य परंपरा खीर सेरेमनी की शुरुआत की। प्रभु श्री राम और माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद समाज के हर वर्ग, चाहे वो डॉक्टर हो, किसान हो, किन्नर हो या स्कूली छात्र, सबको खीर परोसी गई। ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार का बजट समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा। सुनिए सीएम रेखा गुप्ता का बजट को लेकर क्या कुछ कहना है। आज दिल्ली केंद्र की इस हैंड होल्डिंग के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रही है और आगे इसी प्रकार बढ़ती रहेगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन के समक्ष इस वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट एस्टीमेट प्रस्तुत करती हूँ। 1,03,700 करोड़ रुपए। पिछली बार से भी ज़्यादा बजट इस साल हमने दिल्ली के विकास के लिए रखा है। और इसका वित्त पोषण माननीय अध्यक्ष जी 74,000 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू से होगा, 900 करोड़ रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू से होगा, 3,931 करोड़ रुपए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से होगा और 591 करोड़ केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से होगा। और हम इस वर्ष 16,700 करोड़ रुपए ब्याज लेंगे, बाजार से ऋण लेंगे, वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर, और 2,570 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान के माध्यम से होगा। और शासकीय योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपए हमें केंद्र से मिलने की आशा है और बाकी की शेष राशि ओपनिंग बैलेंस और अन्य कैपिटल रेवेन्यू से आएगी। तो देखा आपने रेखा गुप्ता सरकार का ये ऐतिहासिक पिटारा, जिसने दिल्ली के भविष्य की लकीर खींच दी है। जहां एक तरफ शिक्षा में लैपटॉप और साइकिल की गूंज है, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन बजट के जरिए प्रदूषण पर वार करने की तैयारी। सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च को 6 से 7 हजार करोड़ से बढ़ाकर 28,000 करोड़ तक पहुंचाकर अपनी नीयत साफ कर दी है। अब देखना यह होगा कि धरातल पर ये योजनाएं दिल्ली की जनता की जिंदगी में कितना मिठास घोलती हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। एक पिता का संघर्ष, एक भाई की तपस्या और एक मां की बेबसी, ये तीनों आज दिल्ली के ग्रीन पार्क शमशान घाट में एक साथ खाक हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरीश राणा की। वो लड़का जो 13 साल पहले इंजीनियर बनने की निकला था, लेकिन किस्मत ने उसे बिस्तर और मशीनों की कैद बना दिया। कल शाम 4:10 पर जब एम्स के कमरे में हरीश की सांसें थमी तो सिर्फ एक इंसान नहीं मरा, बल्कि 13 साल से जारी एक अंतहीन इंतजार का अंत हुआ। आइए जानते हैं उस हरीश की कहानी, जिसने मौत से पहले मौत को गले लगाने की अनुमति खुद देश की सबसे बड़ी अदालत से मांगी। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2013 से। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा नौजवान हरीश राणा, जिसके आंखों में भविष्य के सपने थे, लेकिन एक हादसे ने सब उजाड़ दिया। हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिरते ही हरीश के सिर में ऐसी चोट लगी कि दुनिया उसके लिए अंधेरी हो गई। जी हां, पिछले 13 वर्षों से हरीश ना बोल सका, ना देख सका, ना ही महसूस कर सका। धड़कनें मशीनों के दम पर थीं और उम्मीदें परिवार के दम पर। माता पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी और जिंदगी हरीश की फिजियोथेरेपी और डायपर बदलने में खपा दी। वहीं जब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं है, तब परिवार ने पत्थर जैसा कलेजा करके अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना सुधार की संभावना के किसी को मशीनों पर खींचना उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के खिलाफ है।
कोर्ट ने हरीश को भारत का पहला निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति घोषित किया, जिसके बाद तो 14 मार्च को हरीश को एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर सीमा मिश्रा की अगुवाई में विशेषज्ञों की टीम ने एक मिशन शुरू किया, शांतिपूर्ण विदाई, जिसके तहत लाइफ सपोर्ट सिस्टम को अचानक नहीं धीरे धीरे हटाया गया, पोषण को धीरे धीरे कम किया गया, भारी मात्रा में पेन किलर्स दिए गए ताकि हरीश को रत्ती भर भी दर्द महसूस ना हो। ये एक मेडिकल मिसाइल थी जहां मौत को डरावना नहीं बल्कि सुकून भरा बनाया गया। वहीं एम्स ले जाने से पहले गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित घर का एक वीडियो वायरल हुआ, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक महिला सदस्य हरीश को तिलक लगाकर कह रही थी, सबको माफ कर दीजिए, सब माफी मांग लीजिए, अब शांति से विराम कीजिए। इस दृश्य ने पत्थर दिल इंसान को भी झकझोर कर रख दिया। वहीं आज सुबह 9 बजे हरीश राणा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरी सोसाइटी में मातम छा गया। 13 साल से हरीश के भाई आशीष को उसकी सेवा करते देखने वाले पड़ोसी आज खुद को रोक नहीं पाए। आपको बता दें, दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वह हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया था और वह कोमा में चले गए थे। वह ना कुछ बोल सकते थे और ना ही कुछ महसूस कर सकते थे। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर गहरे घाव बन गए थे। उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। ये स्थिति हरीश के लिए बहुत दर्दनाक थी। परिवार के लिए उन्हें ऐसा देखना मानसिक रूप से बेहद कठिन हो गया था। वेंटिलेटर, दवाइयां, नर्सिंग और देखभाल पर 13 साल में इतना खर्च हो चुका था कि परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका था। हरीश के परिवार ने सबसे पहले 3 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वही डॉक्टर्स के मुताबिक परिवार ने हरीश के फेफड़े, दोनों किडनी और कार्निया दान किया था। इससे 6 लोगों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। देखा जाए तो हरीश राणा की कहानी हमें सिखाती है कि विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत और कानून के बीच एक ऐसी बारीक रेखा होती है जहां इंसान बेबस हो जाता है। हरीश का जाना उनके परिवार के लिए एक ऐसा खालीपन है जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। लेकिन सुकून इस बात का है कि अब हरीश उन मशीनों और पाइपों के जंजाल से मुक्त होकर एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कोई दर्द नहीं है। हम सी न्यूज़ भारत की टीम की तरफ से हरीश राणा को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसी बिसात बिछी है जहां एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान डोनाल्ड ट्रंप है तो दूसरी तरफ जिद पर अड़ा ईरान। लेकिन सवाल है कि तबाही की धमकी देने वाले ट्रंप के सुर 48 घंटे में ही नरम क्यों पड़ गए? क्या ट्रंप युद्ध के दलदल में फंस चुके हैं या ये उनकी कोई सोची समझी चाल है? वहीं एक तरफ खाड़ी में बारूद की गंध है तो दूसरी तरफ एमपी और गुजरात के पेट्रोल पंपों पर मची भगदड़। इसी बीच ईरान के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के सामने 15 सूत्री शांति प्रस्ताव रखा है, जिसे वाशिंगटन ने 1 महीने के सीज फायर, तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करना, हमास, हिज़बुल्लाह आदि को समर्थन बंद करना और होर्मुज़ को फिर से खोलने की मांग रखी है। वहीं इसके बदले में अमेरिका ने ईरान पर आंशिक प्रतिबंध हटाने और यूएन की निगरानी में नागरिक परमाणु कार्यक्रम की मंजूरी देने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये शर्तें इतनी व्यापक नहीं है कि ईरान वर्तमान में उन्हें स्वीकार करने के लिए शायद ही तैयार हो। आपको बता दें, अभी 48 घंटे भी नहीं बीते थे जब ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स को राख करने की कसम खाई थी, लेकिन अचानक उन्होंने 5 दिन के लिए हमलों को टाल दिया। ट्रंप कहते हैं कि पूरी तरह संघर्ष खत्म करने पर बात हो गई है, लेकिन तेहरान ने दो टूक कह दिया है। कैसी बातचीत? हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। दरअसल अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 3 साल के रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ट्रंप के समर्थक ही अब युद्ध के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हालांकि ट्रंप ने ईरान के सामने जो शांति प्रस्ताव रखा है वह किसी सरेंडर की शर्त जैसा लग रहा है। 1 महीने का पूर्ण युद्ध विराम, यूरेनियम संवर्धन
पूरी तरह बंद करना होगा। हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को मदद बंद करनी होगी। होर्मुज़ को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तुरंत खोलना होगा। वहीं इस शर्तों के बदले में अमेरिका आंशिक प्रतिबंध हटाएगा और यूएन की निगरानी में सिविलियंस न्यूक्लियर प्रोग्राम की इजाज़त देगा। लेकिन पेच ये है कि यूरेनियम ईरान ने बाहर रहेगा। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस महामुकाबले में पाकिस्तान की एंट्री हुई है। जी हां, चर्चा है कि जनरल असीम मुनीर और सीएम शहनवाज शरीफ इस हफ्ते दोनों पक्षों की सीक्रेट मीटिंग होस्ट कर सकते हैं। हालांकि ईरान को पाकिस्तान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हालिया सैन्य टकराव के बाद तेहरान के लिए इस्लामाबाद की मध्यस्थता कड़वी दवा जैसी है। उधर अमेरिका के इस अचानक सीज फायर प्रस्ताव ने इजरायली अधिकारियों को हैरान कर दिया है, जो युद्ध जारी रखने के पक्ष में थे। दूसरी ओर कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद पेंटागन क्षेत्र में 3000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर रहा है। वर्तमान में मिडिल ईस्ट में लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर सैन्य गतिविधियां बढ़ी तो वह खाड़ी में समुद्री बारूद बिछा सकता है। इसीलिए ईरान फिलहाल समझौते के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आता। इसके लिए सिर्फ बचे रहना ही जीत है। ट्रंप चुनाव से पहले इस संकट को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बिना किसी एग्जिट प्लान के इस आग में हाथ डाला है। अब या तो 15 शर्तों पर बात बनेगी या फिर खाड़ी का ये बारूद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्वाह कर देगा। वहीं दूसरी तरफ खाड़ी में मची हलचल का सीधा असर भारत के चूल्हे और गाड़ियों पर पड़ता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज फैला है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है और देखते ही देखते मध्य प्रदेश और गुजरात के पेट्रोल पंपों पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। लोग ड्रम और बोतलों में तेल भरने लगे हैं। प्रशासन चिल्ला रहा है कि स्टॉक भरपूर है, लेकिन पैनिक लोगों की कई पंपों को खाली कर दिया है। राजकोट में तो गलत जानकारी फैलाने वाले डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बता दें, युद्ध के कारण तेल गैस की कीमतें 50% बढ़ चुकी हैं। ऐसे में ये 1979 के वैश्विक तेल संकट से भी भयानक मोड़ ले सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के चक्रव्यूह में ट्रंप खुद अभिमन्यु बनते दिख रहे हैं। एक तरफ कूटनीति की मेज पर पाकिस्तान की बिसात है तो दूसरी तरफ इजराइल की नाराजगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को ट्रंप के 15 शर्तों के लिए कुर्बान करेगा? जवाब फिलहाल नामे ही दिख रहा है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शख्स सिर्फ यूट्यूब देखकर और फोटो को एडिट करके खुद को देश का सबसे बड़ा अफसर बना सकता है? जी हां, गोरखपुर में एक ऐसा ही नटवर लाल पकड़ा गया है, जिसने खुद को मणिपुर कैडर का आईएएस बताकर न सिर्फ एक इज्जतदार परिवार को ठगा, बल्कि धूमधाम से शादी रचाकर विदाई भी करा ली। लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इस अर्जुन सिंह उर्फ प्रीतम निषाद की जो हकीकत सामने आई है, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आपको बता दें, पुलिस की पूछताछ में प्रीतम निषाद ने जो कबूलनामे किए हैं वो सिर चकरा देने वाले हैं। आरोपी ने बताया कि उसका सपना तो आईएएस बनने का था, लेकिन पढ़ाई में दाल नहीं गली। फिर उसने शॉर्टकट चुना और यूट्यूब पर घंटों आईएएस की एंट्री अफसरों का रुतबा देखा। वहीं से सीखा कि कैसे बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं और कैसी फोटो खिंचवानी है। उसने बड़े नेताओं के साथ अपनी फोटो एडिट की और ऑफिस जैसे दिखने वाले बैकग्राउंड में फर्जी इंटरव्यू सेट किए ताकि कोई शक ना कर सके। वहीं इस दौरान गोरखपुर के एक परिवार की मुलाकात प्रीतम से एक वैवाहिक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हुई, जहां प्रीतम ने खुद को मणिपुर कैडर का जाबाज आईएएस अफसर बताया। वहीं परिवार तब पूरी तरह झांसे में आ गया जब प्रीतम ने कहा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। इस ईमानदारी पर परिवार मन मिटा, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। शादी की तारीख करीब आते ही उसने रंग बदला और खर्च के नाम पर 15 लाख रुपए ले लिए। वहीं परिवार ने करीब 30 लाख रुपए खर्च कर बेटी की शादी कलेक्टर साहब से कर दी गई। लेकिन विदाई के तुरंत बाद एक अजनबी के फोन ने परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। शख्स ने बताया कि जिसे दामाद बनाया है वो अफसर नहीं, महाठग है। इसके बाद परिवार भागते भागते प्रीतम के बताए पते पर पहुंचा,
लेकिन वहां ना कोई बंगला था, ना कोई लाल बत्ती। एक छोटे से बदहाल कमरे में उनकी बेटी डरी सहमी बैठी थी और प्रीतम अपने परिवार के साथ रफू चक्कर हो चुका था। ठगी का एहसास होते ही परिवार सीधे पुलिस के पास पहुंचा, जहां पुलिस ने प्रीतम को जालौन से दबोचा तो चौंकाने वाली परत भी खुली। पूछताछ में पता चला कि वह पहले भी 2 महिलाओं को इसी तरह झांसा देकर शादी कर चुका है। वह सिर्फ शादी नहीं करता था, बल्कि खुद को बड़ा अफसर बताकर पैसे और रसूख दोनों हासिल करता था। वहीं आरोपी प्रीतम ने कबूल किया है कि उसे लगा था आईएएस बनकर उसे समाज में सम्मान और बेशुमार पैसा मिलेगा। इसी सनक ने उसे एक प्रोफेशनल अपराधी बना दिया। फिलहाल पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि इस खेल में उसके साथ और कौन कौन शामिल था और उसे ने अब तक कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। देखा जाए तो गोरखपुर की ये घटना हम सब के लिए एक बड़ी चेतावनी है। सोशल मीडिया की चकाचौंध और भारी भरकम पदवियों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा, कहीं विकास की नई उम्मीद जग रही है तो कहीं झूठ और फरेब के नकाब उतर रहे हैं। हरीश राणा की विदाई हमें जीवन की सीख सिखाती है, तो वहीं गोरखपुर के फर्जी आईएएस का मामला हमें सतर्क रहने की चेतावनी भी देता है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ और नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।